नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह कैंतरा, जिसे आप द इंडियन बंजारा के नाम पे जानते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ओरछा यानी राजा रामचंद्र जी की नगरी में। भगवान रामचंद्र नहीं, राजा रामचंद्र की नगरी। जी हाँ, ओरछा एक ऐसी जगह है पूरे भारत में जहाँ पर रामचंद्र जी को भगवान के रूप में नहीं बल्कि यहाँ के राजा के रूप में माना जाता है। तो आज मैं आपको यही ओरछा नगरी घुमाऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ओरछा नगरी। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो ओरछा नगरी है, यहाँ पर ना भारत सरकार की चलती है, ना मध्य प्रदेश सरकार की कोई चलती है। यहाँ के जो राजा हैं वो राम राजा माने जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। असल में वो यहाँ भगवान नहीं हैं, वो यहाँ पर राजा राम के नाम से जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस ओरछा नगरी में सिर्फ राम लल्ला की सरकार चलती है, राम राजा की सरकार चलती है, बाकी कोई अन्य सरकार नहीं चलती है। यानी कहा जाए तो यहाँ का जो प्रशासन वो राम राजा के नाम पर काम करता है, यानी अनऑफिशियली राम राजा के नाम पर काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ का पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन हो, दोनों के दोनों राम लल्ला के नाम पर काम करते हैं और राम राजा के नाम पर काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आए, या किसी भी अन्य राज्य का चीफ मिनिस्टर आए, उसको गार्ड ऑफ ऑनर कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड ऑफ ऑनर है उसके सिर्फ और सिर्फ हकदार हैं यहाँ के राजा राम राजा। यानी उनका जो महल है वहाँ पर वो महल के कपाट खुलने से पहले यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और उसके बाद जब महल को बंद किया जाता है, कपाट बंद किया जाता है, तो उस वक्त भी पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ राम लल्ला ही यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के पूरे हकदार हैं। तो आइए चल के दिखाता हूँ वो राम लल्ला जी का मंदिर या महल, जो बेसिकली यहाँ कहा जाता है, वो कैसा है। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो इसके लिए मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगा आपको। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो महल। दोस्तों, ये जो नगरी है ओरछा, इस ओरछा जो शब्द है इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। यानी जो ओरछा नगरी थी ये पुराने टाइम पे पूरी जंगलों से छिपी हुई थी। एक तरफ बेतवा नदी थी, दूसरी तरफ घने जंगल, तो एक छिपी हुई नगरी थी। तो इससे इसका नाम ओरछा रखा गया। साथ ही साथ जो यहाँ की कहानी है, जो भगवान राम है उनको यहाँ का राजा होने की कहानी, वो इस तरीके की। राजा मधुपुर साय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह, हरदौल उनकी बहन कुंजावती। इस सम्मत 1621 की बात। रानी राम के भक्त थीं, राजा कृष्ण की थी। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, भक्ति करेंगे। रानी ने कहानी में राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाए। राजा ने गुस्से से कह दिया, तुम सही राम भक्त हो तो राम को लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास हुआ, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती है कि हम सही राम भक्त होंगे तो राम को लेके आएंगे तथा अयोध्या जी में सरजू मैया में प्राण त्याग देंगे, हम आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, भगवान की तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में। उनसे कहा, रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उन्होंने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रतिज्ञा से आप आई वैसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उन्होंने कहा, आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, पुख नक्षत्र में चलेंगे। पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं।
राजा को एक अहंकार हो गया कि हम ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करता रहूं। देखिए, आप वो खिड़की देखो, महल से देखना चाहते थे। राजा चाहते थे कि दर्शन हम उठक बैठक अपने महल से करता रहें, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा राजा को अहंकार हो गया, भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। ओरछा के राजा राम का मंदिर किसी आलीशान मंदिर में नहीं, अपितु एक महल में है। राजा राम के दर्शन करने प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 तक श्रद्धालु आते हैं और सालाना तो ये संख्या 6 लाख तक पहुंच जाती है। राजा राम के दरबार में माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, दुर्गा मां आदि विद्यमान हैं। इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ के राम जी की जो मूर्ति है, उनके एक हाथ में तलवार है तो दूसरी में ढाल। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कुछ शूट नहीं कर पाया, तो आप लीजिए बाहर से ही मंदिर के दर्शन का मजा। मैं इस वक्त जिस नदी को क्रॉस कर रहा हूँ वो है बेतवा नदी, और ये बहुत ही संकरा पुल है बेतवा नदी पर बना हुआ, बहुत ही पतला पुल है। एक बारी में सिर्फ एक गाड़ी क्रॉस कर सकती है, पीछे से बस आ गई है, मुझे साइड होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखते हैं, पीछे से बस आ रही है, भागना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी बस को क्रॉस करने के लिए। जैसे मैंने कहा, बहुत ही संकरा पुल है, बहुत ही पतला पुल है, तो साइड में जाके रुकना पड़ेगा कहीं, जल्दी जल्दी क्रॉस करके, या कोई चट्टान मिल जाए तो वहाँ क्रॉस कर लूँ। बस आ रही है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये है बेतवा नदी, जिसे बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के बारे में ये बताऊंगा कि इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी ये जो नदी शुरुआत होती है, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो इलाका है उसके नॉर्थ यानी विंध्याचल रेंजेस जहाँ पड़ते हैं वहाँ से शुरू होती है, और करीबन 590 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से जा मिलती है। यानी कि ये एक यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत सुंदर नदी है, काफ़ी चट्टानें हैं, मालवा प्लेटू से होके बहती है, तो बहुत सारी जो इस नदी की नाव चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये रही नदी, देखिए। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बेतवा नदी बह रही है, और इस बेतवा नदी के किनारे जो घाट है वो है कंचना घाट। तो आज मैं कंचना घाट के बारे में कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, कंचना घाट जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बुंदेला राजाओं यानी बुंदेलखंड के जो साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, उनकी यहाँ छत्रियाँ मौजूद हैं। छत्रियों से मेरा अभिप्राय ये है कि जिस तरह मिस्र में वहाँ के जब राजा मारे जाते थे या मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, और उनके याद में वहाँ उनकी कब्र के ऊपर पिरामिड बनाए जाते थे। ठीक उसी तरह ओरछा में जो बुंदेल राजा हुआ करते थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनको जिस जगह जलाया जाता था, वहाँ उनकी स्मृति में ये इस तरह की इमारतें तैयार की जाती थी। उन इमारतों को ही छतरी कहा जाता है। इस तरीके से टोटल इस कंचना घाट में 14 छतरियाँ मौजूद हैं। तो आइए उन छतरियों को घूमते हैं, तो चलिए मेरे साथ।
जो कंपाउंड है छतरियों का काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। काफ़ी फूल दिख रहे हैं यहाँ पर, वेल मेंटेन्ड है। और 4 छतरियाँ इस कंपाउंड में शामिल हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं यहाँ पर। और फूल वगैरह हैं, गुलाब हैं, गेंदा है और सनफ्लावर हैं। काफ़ी तरीके के फूल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। तो अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर शामिल है। दोस्तों इस वक्त मैं जो छतरी के अंदर जा रहा हूँ वो है राजा इंद्रमणि की छतरी, जो कि छोटे भाई थे राजा सुजान सिंह के। राजा सुजान सिंह निसंतान थे, इसलिए उनके छोटे भाई इंद्रमणि को जब ओरछा की राजगद्दी दी गई थी उसके बाद, और इस तरीके से जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके लिए ये छतरी तैयार की गई, यानी इस इमारत को तैयार किया गया। तो सारी जो छतरियाँ लगभग एक जैसी है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंटीरियर एक छतरी का दिखा दिया जाए। तो आइए घूमते हैं। दोस्तों ये जो छतरी आप देख रहे हैं ये है राजा वीर सिंह की छतरी। इस छतरी की खास बात ये है कि ये यहाँ के मौजूद छतरियों से बिल्कुल अलग है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ की बाकी छतरियाँ हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। जबकि जो राजा वीर सिंह की छतरी है वो उसमें आपको इस्लामिक कल्चर देखने को मिलता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको कहानी बता देता हूं जो मैंने यहाँ पर पता चली है कि इसकी कहानी का कारण क्या है। इस कहानी का कारण ये है कि जो राजा वीर सिंह थे वो अकबर बादशाह के बेटे सलीम के ख़ास दोस्त थे। और ख़ास दोस्त इसलिए थे क्योंकि जब सलीम ने अपने पिता बादशाह अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की तो सलीम भागकर ओरछा में छिपने के लिए आए और राजा वीर सिंह से मदद मांगी। राजा वीर सिंह ने उनकी मदद की और उनको यहाँ अपने मेहमान बना के रखा। जब अकबर बादशाह को पता चला कि जो हम उनके सलीम मियाँ हैं वो यहाँ छुपे हुए हैं ओरछा में, तो उन्होंने वापस बुलाने के लिए भेजा अबुल फ़ज़ल को, जो उनके राइट हैंड हुआ करते थे। तो अबुल फ़ज़ल जब यहाँ आए और सलीम को बुलाने के लिए उन्होंने आग्रह किया तो राजा वीर सिंह ने उन पर हमला किया और उनका सर जो है वो कलम कर दिया। सर कलम करने के बाद उनको ये भेंट दी गई कि ये लीजिए सर, सलीम अबुल फ़ज़ल का जो आपको पकड़ने आए थे। उससे वो सलीम बहुत खुश हुए। बाद में जब सलीम वापस गए अपने राज्य आगरा में, उस वक्त मुग़ल अकबर बादशाह की राजधानी आगरा हुआ करती थी, जब वो वापस गए तो उन जो भी बातचीत हुई होगी, जब वो बादशाह बने सलीम तो उनकी दोस्ती परवान चढ़ी। और इसी दोस्ती की याद में जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे यहाँ पर छतरी बनाने वाले, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को देखते हुए, मुग़ल आर्किटेक्चर को देखते हुए उसकी कुछ यादें जो सलीम मियाँ के साथ उनकी दोस्ती थी उसको यहाँ अमिट छाप छोड़ा। तो आइए देखते हैं इस आर्किटेक्चर में क्या क्या है। दिल्ली घूमे हैं, आगरा घूमे हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ जो इस्लामिक मकबरे हैं, जो इमारतें हैं, उनमें एक स्पेशल तरीके का आर्किटेक्चर होता है। तो सेम उसी तरीके का आर्किटेक्चर राजा वीर सिंह देव की इस इमारत पे भी, इस छतरी पे भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ऊंची गुंबद टाइप का छत है और चारों तरफ खाली सा कमरा है। हालांकि यहाँ आप देखेंगे कि जो मुग़ल साम्राज्य था, लोधी वंश था, उनमें यहाँ बीच में कब्र होती थी, लेकिन जैसे कि हिंदू राजा थे तो इनके यहाँ कब्र नहीं दी गई है। लेकिन बाकी जो इमारत है वो लगभग पूरी की पूरी
मुगल या लोधी वंश जैसा आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया गया है। ऊंची छत है, गुंबद आकार में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ओरछा के राजमहल में। ये राजमहल जो है ये बुंदेला राजाओं द्वारा बसाया गया था, बनाया गया था अपने रहने के लिए। और ये बहुत ही विशालकाय महल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ जहांगीर महल भी है। जहांगीर महल जो बनाया गया था वीर सिंह देव द्वारा अपने दोस्त जहांगीर के स्वागत के लिए, जो बादशाह बनने के बाद पहली बार उनके राज्य में पधारे थे। तो आइए घूमते हैं कि क्या क्या है इस राजमहल में। चलिए मेरे साथ। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है जहांगीर महल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर महल जो है वो राजा वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था अपने दोस्त जहांगीर के स्वागत में। तो ये वही जहांगीर महल है। बहुत विशाल है और इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर का भी नमूना देखने को मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस वक्त मैं जहांगीर फोर्ट के कोर्टयार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है। चारों तरफ काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और विशालकाय ये जहांगीर महल है चारों तरफ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको नोट कराना चाहूँगा कि यहाँ जो चारों तरफ है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे हाथी यहाँ पर बनाए गए हैं चारों तरफ। और इन हाथियों की जो सूंड है वो नीचे की तरफ है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जब हाथी की जो सूंड होती है वो ऊपर की तरफ होती है तो वो बेस्ट विशेस देते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं। और जब नीचे की तरफ होती है तो वो आपका स्वागत कर रहे हैं। तो उसी तरह जब जहांगीर जब यहाँ आए होंगे तो उनके हाथियों की जो सूंड है, जितने भी हाथी यहाँ बनाए गए हैं उनकी सूंड नीचे की तरफ है, यानी वो जहांगीर के स्वागत के लिए सूंड नीचे की गई हैं। तो ये सारे हाथी इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आगे देखते हैं। बहुत ही लंबा कॉरिडोर है ये। और यहाँ पर आप रोशनदान देख सकते हैं। बहुत सारी रोशनी यहाँ पर आ रही है। आप वहाँ से लेकर पूरा मेरे पीछे तक पूरा ये गली बनी हुई है, पूरा ये रोशनदान वाला एरिया है। और ये झरोखे बनाए गए हैं तो इस तरीके से रोशनी अंदर आ रही है पूरे कॉरिडोर में। इस तरीके के छोटे छोटे रोशनदान भी इस कॉरिडोर में बनाए गए हैं। यहाँ से राजा या उनके सिपाही बाहर देखते रहे होंगे। ये 3 मंजिला इमारत है। तो अब मैं सबसे ऊपर के माले में जाते हुए, यानी कि सबसे ऊपर का फ्लोर है, वहाँ चढ़ाई करते हुए देखता हूँ वहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या चारों तरफ दिखाई देता है। बहुत ही विहंगम दृश्य तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ कैसा सीन आ रहा है। ये आप मेरे पीछे देखिए कैसा सीन है। पूरा ओरछा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब मैं हूँ सबसे ऊपर छत पर। पूरा महल यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। ये नीचे मेरे पीछे एक कोर्टयार्ड है और ये सारी अट्टालिकाएँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जहांगीर महल है, जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। तो मुग़ल इन्फ्लुएंस काफ़ी दिख रहा है, मुग़ल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है राजा का महल, जहाँ बुंदेला राजा रहा करते थे
उनका महल पीछे दिखाई दे रहा है और उसी के पीछे आप चतुर्भुज टेम्पल देख सकते हैं जो कि श्री राम की मूर्ति के लिए बनाया गया था रखने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही कहानी में बता चुका हूँ कि वो मूर्ति वहाँ नहीं रखी जा सकी। मैं इस वक्त हूँ राजमहल में, यानी कि जो बुंदेला राजा हुआ करते थे उनके महल में। ये उनका पूरा महल हुआ करता था जहाँ वो रहते थे, राजा रानी सब, और बहुत ही बड़ा है। हालांकि जो जहांगीर महल है उससे छोटा है। देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है इस वक्त। तो दीवाने आम दीवाने खास सब कुछ यहीं पर ही है। मुराल पेंटिंग्स जो कि बुंदेला पेंटिंग्स हैं, मैंने सुना है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इस महल में। आइए मेरे साथ। मेरे पीछे बच्चों की स्कूल की लाइन लगी हुई है। कोई स्कूल ट्रिप आज आया होगा थोड़ा हिस्ट्री लेसन्स देने के लिए यहाँ के आसपास की किसी स्कूल से। तो सारे स्कूल के बच्चे मेरे पीछे लगे हुए हैं लाइन बनाकर। अब शायद इनका जाने का समय आ गया है तो ये लोग भी विदा ले रहे हैं, लेकिन हम तो अभी आए हैं तो थोड़ा और घूमते हैं। आइए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। इस वक्त आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे मुराल पेंटिंग्स, ये बुंदेला पेंटिंग्स है। यहाँ पर जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो हैं लाल, हरा, काफ़ी मात्रा में फूल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये बुंदेला पेंटिंग्स के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। ये आप मेरे पीछे जो स्क्वायर शेप में देख रहे हैं स्टेज था, यहाँ पर पुराने ज़माने में रानियाँ बैठी करती थी। जो रानियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर अपनी सखियों के साथ बैठती थी और बातें काम वगैरह किया करती थी। ये आमतौर पर हर महल में आपको इस तरीके का चबूतरा दिखाई देगा, इस तरीके का एक स्टेज दिखाई देगा जो रानियों के लिए स्पेशली बनाया जाता था। तो यहाँ रानियाँ रहा करती थी इन कमरों में किनारे किनारे, और यहाँ राजा का कमरा बीचों बीच हुआ करता था। तो आइए अब राजा और रानियों के कमरे भी देखे जाएं। अब मैं महल के उस हिस्से में हूँ जहाँ राजा और रानियों के कमरे हुआ करते थे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये राजा और रानियों के कमरे। यहाँ पर बीच में राजा रहा करते थे और यहाँ साइड में यहाँ रानियों के कमरे हुआ करते थे। बीचों बीच राजा का कमरा हुआ करता था। तो ये सारा का सारा जो है ये कोर्टयार्ड था, रॉयल कोर्टयार्ड, यानी राजा और रानियों का कोर्टयार्ड। एक और बात जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सामने राजा का कमरा है और यहाँ पर ये चारों तरफ जो रानियों के कमरे हैं, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो रानियों के कमरे हैं वो अंदर ही अंदर इंटरकनेक्टेड हैं राजा के कमरे की तरफ। यानी कि राजा के कमरे में जब चाहे कोई भी रानी प्रवेश कर सकती थी अंदर ही अंदर से। तो जैसे कि राजा की जो रानियाँ हुआ करती थी उनको बाहर से कोर्ट से आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अंदर ही अंदर राजा के कमरे में प्रवेश कर सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया जो राजा मधुकर शाह थे वो परम कृष्ण भक्त थे और उनकी जो पत्नी थी कुंवर गणेश, वो थी राम भक्त। तो वो उन्हीं का कमरा है। इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि कृष्ण और राम जी से प्रभावित कितनी सारी पेंटिंग्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो एक बार उस कमरे के अंदर चल के देखते हैं और उन पेंटिंग्स का नज़ारा लेते हैं। अब मैं हूँ राजा रानी के कक्ष में। यहाँ पर आप दीवारों पर देख सकते हैं पेंटिंग किस तरीके से उभरी हुई हैं। कहीं पर कृष्ण भगवान की पेंटिंग दिख रही हैं तो कहीं राम भगवान की पेंटिंग दिख रही हैं। पूरे कक्ष में इनकी पेंटिंग्स दिख रही हैं। बहुत ही प्रभावित थे, वो परम भक्त थे दोनों के। राजा जैसे मैंने बताया कृष्ण भक्त थे और रानी थी वो राम भक्त थी।
तो इस तरीके से ये सारी पेंटिंग्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। उस वक्त की कलाकृति सच में बहुत महान थी। आइए दूसरी जगह चलते हैं। जो बुंदेला साम्राज्य था, जो बुंदेला खानदान था, उसकी नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखी थी। उन्हीं के द्वारा ये महल बनाया गया था। उसके बाद अनेकों राजा आए बुंदेला साम्राज्य में, बुंदेला वंश में, जिन्होंने यहाँ पर आकर अपनी अपनी तरफ से नए नए आर्किटेक्चर को आयाम दिया। जैसा कि आप लोग को वो ज्ञात ही है कि भगवान राम जो हैं वो ओरछा में राजा राम के नाम से जाने जाते हैं। तो हर साल यहाँ ओरछा में राजा राम की एक बारात निकलती है, जिसमें वो सीता मैया से ब्याह रचाने को निकलते हैं। उस बात का पता मुझे जब पता चला तो मैंने फैसला किया कि इस बारात को तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगा, और मैं बारात में शामिल होने के लिए पूरा तैयार हो गया। इस बारात को पूरे शहर में घुमाया जाता है और फिर आखिरी में जाके ये मंदिर में इसकी समाप्ति होती है। तो आइए आप भी करिए एंजॉय इस बारात को। बहुत भीड़ है इस वक्त यहाँ पर। बहुत सारे श्रद्धालु आसपास के इलाके से आए हैं। काफी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर है। एक नंबर का केओस है, आप देख सकते हैं। पूरा मेला का मेला सजा हुआ है। यहाँ पर सारी दुकानें सजी हुई है और यहाँ पर सारे श्रद्धालु बैठे हैं। पीछे मंदिर है, यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। देखते हैं, अभी बहुत भीड़ है। आगे क्या क्या है चलिए देखते हैं। जिस तरीके की आम बारात निकलती है उस तरीके की बारात यहाँ निकल रही है, यानी कि फुल ऑन डीजे यहाँ बज रहा है पीछे, एक आम बारात जैसा। बहुत ही रंगीन बारात है ये। बहुत ही रंग बिरंगे कलाकार देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बारात है, डीजे है, सब कुछ है, कलाकार घूम रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लंगूर है, हाथी है, साधु बन के घूम रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बारात है। चूहा है, बहुत बड़ा चूहा है, कछुआ है, ये मुझे नहीं मालूम, चल के देखते हैं क्या है ये। की बारात मेरे पीछे है, वहाँ से चल के वो आएगी आगे की तरफ। और यहाँ सारे जो शहरवासी हैं, नगरवासी, वो सारे बाराती बनकर हैं। यहाँ आप पीछे मेरे झंडे देख सकते हैं, भगवान राम जी के हनुमान जी बने हुए हैं इस झंडे पर। और ये जो राजा रामचंद्र हैं यहाँ के, उनकी बारात यहाँ से आएगी। पूरी बारात निकल रही है इस टाइम में। और काफ़ी सज धज के जो नगरवासी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक पूरे असली बाराती, जैसे असली बारात निकलती है वैसी बारात निकल रही है। जिस तरीके से जब राजा की बारात निकलती है तो प्रजा हाथ जोड़े, थाली, दिए की थाली लिए रोड के किनारे खड़ी होती है। ठीक उसी तरह यहाँ की ओरछा नगरी के जो प्रजा है, जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी चारों तरफ से हाथ पे थाली लिए चारों तरफ से खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ लोग खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, हाथ में पूजा की थाली लिए राजा रामचंद्र की स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो कब आए तो वो थाली से उनकी आरती उतारें। तो ये सारे नगरवासी यहाँ पर हैं।
और अभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं और आगे क्या क्या है। यहाँ पर पूरी बारात, बहुत लंबी बारात है, आगे तक गई हुई है, एकदम आगे तक दिख रही है और करीबन ये मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर लंबी बारात है यहाँ पर। दोस्तों जितनी बारात मैं कवर कर सकता था मैंने उतनी बारात कवर करने की कोशिश की है। मैं ऊपर का एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर से कहीं से शॉट मिल जाए, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं मिला शॉट ऊपर से लेने का। अब देखते हैं कि जिस रोड पे मैं हूँ, जिस रोड पे मेरा जो होटल है, वहाँ पर बोल रहे हैं करीबन रात के 12 बजे वो बारात पूरी ओरछा के चक्कर लगा कर आएगी और थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं उसको कवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि होटल की छत अगर अवेलेबल हुई तो वहाँ से मैं शॉट लूँ ऊपर से।